बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बच्चे, बुढ़े और जवान, होशियार और नादान, जानवर और इंसान, खोल के बैठो अपने कान। पेश खिदमत है कॉमेडी सम्मेलन। लो, मैं आ गया। मैं हूँ बिट्टू बाबरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। अरे बेटा बिट्टू, तेरी एंट्री तो बड़ी है खटारा। बताइए, इसे कहते हैं राइमिंग के साथ क्रिटिसाइज करना। वाह दद्दू, आपकी उम्र के लोग तो निकल लिए, अब मैं ही मिला हूँ आपको टांग खींचने के लिए। बेटा, जो भी प्यार से मिला हम उसी की ले लिए। अच्छा भाई, इन्हीं को ध्यान में रखकर हॉलीवुड वालों ने फिल्म बनाई थी, डर्टी ग्रैंडपा। तो भैया, आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं एक कत्लेआम शायरी के साथ। अर्ज किया है, आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, आशिक पागल हो जाते हैं प्यार में, बाकी कसर पूरी हो जाती है इंतजार में, मगर ये दिलरुबा नहीं समझती, वो तो गोलगप्पे और पपड़ी खाती फिरती है बाजार में। बताइए। कत्लेआम शायरी के बाद हम इनवाइट करते हैं हमारे पहले कवि को। कॉमेडी सम्मेलन में नई एंट्री, पेशे से एक रेडियो प्रोफेशनल और पैशन से लेखक, आदित्य अमन। बिट्टू बाबरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें मंच दिया। कविता सुनाए? मर्जी मेरी नहीं। नहीं, ये कविता का शीर्षक है। हाँ जी, मेरी कविता का शीर्षक है मर्जी मेरी नहीं। वाकया कुछ यूं हुआ कि दिल ही तो है फिसल गया। पटना की है घटना, एक लड़का लड़की से चाहता था सटना। हालांकि हर जगह होता है। तकलीफ ये हुई कि जिस पर फिसला वो नहीं चाहती थी पटना। मनचले का दिल फिर भी ना माना, उसने गा दिया गाना। लड़की ने पहले तो किया इग्नोर, मन में गाली भी दी, साला चोर। पर लड़के के दिल में नाच पड़ा मोर, पकड़ लिया हाथ लगा के सारा जोर। फिर क्या, लड़की जोर से चिल्लाई। वहीं बस स्टैंड पर 2 मिनट में पैदा हो गए लड़की के कई सारे बाप, दादा, मौसा, मौसी और भाई। उसके बाद शामत आनी थी, सो आई। बहुत बड़ी मार, आता जाता हर कोई दे गया 2-4। इतने में भी लड़की का दिल नहीं भरा, वो रो दी, मानो सबको इसी का था इंतजार। लड़के का तो वहीं बन जाना था मजार। तभी एक आंटी बोली, एक हाथ से नहीं बजती ताली, क्यों सिर्फ लड़के को मिले गाली। लड़की ने कर दिया रोना बंद, अब तक डर के बैठी थी, अब और डर गई। गुस्सा तो उसे भी आया होगा, इस बार अंदर से सिहर गई। सोचा, मेरी क्या गलती, क्या घर से निकलने का ये सही वक्त नहीं, या मना करने का मुझे हक नहीं। दोनों ही सूरतें हैं काफी खराब, अब तो देना ही पड़ेगा जवाब। लड़की ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल दहल गया, शोर सन्नाटे में बदल गया। लड़का गाल पर हाथ लगाए खड़ा था, दरअसल लड़की के हाथ में आंसू थे, तो ये तमाचा सबसे तगड़ा पड़ा था। गूंज आंटी के कानों तक पहुंची। अब लड़की जोर से चहकी, बोली, ताली ये लफंगा एक हाथ से बजाने की कोशिश कर रहा था, जो आपने देखी नहीं। अब सुन के विश्वास हो गया होगा कि इस ताली में मर्जी मेरी नहीं। क्या बात है, पटना सटना, बहुत बढ़िया अमन। वैसे मैं सोच रहा था, अगर आदित्य अमन की गर्लफ्रेंड का नाम आशा होता तो पता है लोग क्या कहते, अमन की आशा। I know, very bad joke, but it is so bad that it is good. चलिए अब बुलाते हैं हमारे दूसरे कवि को। इनका नाम है विवेक जैन। तालियां। सबसे पहले तो बिट्टू बाबरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी पर्सनालिटी पर कविता पढ़ने का मौका दिया। और इस कविता का शीर्षक है हैंगर। अरे हाँ, वही जिस पे कपड़े टांगते हैं, पर दुबलेपन की वजह से मेरी पर्सनालिटी उस पर टंगी थी। और किड्स सेक्शन से मैं शॉपिंग करता था। ट्रस्ट मी, जिम के नाम से भी डरता था। लड़की पटाना जैसे इम्पॉसिबल टास्क था। हड्डियां ही दिखती थी, बॉडी पे ना कोई मांस था। अरे फिर एक दिन चमत्कार हो गया। टेली शॉपी पर बॉडी बिल्डर वाला ऐड देखा, लगा दिन बदलने वाले हैं। झट से पाउडर ऑर्डर कर दिया, साथ ही पड़ोस वाली जिम का 6 महीने का पैसा भर दिया। अब पर्सनालिटी के लिए इतना तो किया ही जा सकता है ना। फूटी किस्मत, पाउडर खा के बॉडी पर उठने लगे पिंपल।
अरे पाउडर खाकर बॉडी पे उठने लगे पिंपल, कॉम्प्लिकेटेड हो गई लाइफ। घंटा, वैसे भी पहले कहाँ थी सिंपल। और फिर ना नेतागिरी करने का ख्याल आया और व्हाट्सएप पे सुकड़ी पहलवान नाम से ग्रुप बनाया। सुबह सुबह हर कोई मोटिवेशनल कोट भेजने लगा। अरे वही मोटिवेशनल बातें, और ज़िंदगी में आने लगा मज़ा। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग हमारी बॉडी दिखा के स्टूडेंट को पढ़ाते थे। सर से लेके पाँव तक की एक एक हड्डी गिनवाते थे। और ये वही दौर था जब रांझना वाला धनुष हिट हो रहा था और उधर एक मेडिकल स्टूडेंट को भी स्केलेटन से प्यार हो रहा था। अरे स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। फिर कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट वाला उसूल आ गया था। भाई पैसे कमाने को तो और भी तरीके हैं। पहली बार देख के तो कोई लड़की हंसी थी, इसीलिए तो दिल और जान में उसे पाने की हसरत जगी थी। कॉलेज में मॉडल का काम छोड़ के उसके प्यार में गोते लगाता था। तुम्हारी माँ की कसम, उसके हॉस्टल के रोज 10-12 चक्कर खाता था। पर प्यार की शक्ति में अंधभक्ति, इसीलिए तो मोहब्बत के बीज उसके दिल में भी बोने लगा था। एक दिन उसे बाहर कैंटीन में धनुष के स्टाइल में दिल की बात बोल डाली। वो मुस्कुराकर बोली, हैंग ऑन, सोच के बताती हूँ। भाई साहब, लोगों के तो फ़ोन हैंग होते हैं, मेरा प्यार हैंग हो रखा है। पहले दुबलेपन की वजह से हैंगर था, अब दिल की वजह से लटका है। अरे हाँ, वही जिस पे लोग कपड़े सुखाते हैं। धन्यवाद। तालियां 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 तालियां। विवेक की कविता के बाद अब बारी है बिट्टू बावरा की कतलेआम शायरी की। और ये शायरी डेडिकेटेड है गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को, चाहने वालों को। तो सुनिए, अर्ज किया है, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में। अजी मैंने कहा मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है, मैं यहीं हूं अपनी रजाई में। विंटर इज कमिंग। अब हमारी कतलेआम शायरी के बाद बारी है कवि प्रसून गुप्ता की। तालियां। आपने यहाँ कविता पढ़ने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आज की कविता का जो विषय है वो है अंडर टेबल। कविता कुछ इस तरह से है। एक दिन मैं एक सरकारी दफ्तर गया तो वहां मैंने एक टेबल को देखा जिसकी हालत बड़ी दयनीय थी। जगह जगह से टूटी और जगह जगह से बंधी उस टेबल की तकलीफ असहनीय थी। ऐसा लग रहा था कि अब 2-4 दिन में ही टें बोल के मिट्टी का शेर हो जाएगी और जरा सा छूते ही लड़खड़ा के ढेर हो जाएगी। मुझे देखते ही रो रो के अपना दुखड़ा सुनाने लगी, अपनी दर्द भरी दास्तान मुझे बताने लगी। कहने लगी कि सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कहने लगी कि सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दीवार पे कोई पीक थूक दे तो सब रोकते हैं, पर मेरी हालत देख के कोई किसी को टोकता ही नहीं है। ऑफिस के कर्मचारी हमारे ऊपर सारी फाइलें ऐसे लाद देते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाबा की कथा होने के बाद मुझे प्रसाद देते हैं। मुझे ना कभी साफ करते हैं ना कभी धोते हैं और खुद बाबूजी बनके मेरे ऊपर टांगे रख के सोते हैं। कोई काम करवाने आए तो उसे महीने 2 महीने के लिए टरका देते हैं। जो 100-200 दिखाए उसकी फाइल धीरे से आगे सरका देते हैं। समस्या ये नहीं कि ये 100-200 रुपए लेते हैं, मेरी समस्या ये है कि ये 100-200 रुपए मेरे नीचे से लेते हैं। रिश्वत लेते तो खुद हैं और बदनाम हम होते हैं। सीना चौड़ा करके ऐसे बैठते हैं जैसे अकबर के पोते हैं। सीना चौड़ा करके ऐसे बैठते हैं जैसे अकबर के पोते हैं। कोई इनसे पूछता है कि कितना कमा लेते हो तो बड़े शान से कहते हैं पगार तो 20,000 है, पर अंडर टेबल 30,000 कमा लेता हूं। पगार को तो छूता भी नहीं, अंडर टेबल कमाई से पूरा खर्चा चला लेता हूं। मैं आपसे पूछती हूं कि रिश्वत लेने वाले रिश्वत लेते हैं और देने वाले देते हैं। रिश्वत लेने देने वाले खेल में टेबल को बीच में क्यों ले आते हैं? सारे सरकारी कर्मचारी मेरे नाम पे ही रिश्वत क्यों खाते हैं? मेरा नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। रिश्वत लेते खुद हैं और अंडर टेबल बोल के बिल मेरे नाम का फाड़ देते हैं। अंडर टेबल ही क्यों, रिश्वत लेनी है तो अंडर चेयर ले लो, अरे अंडर विंडो ले लो,
अंडर डोर ले लो। कब वक्त मेरे नीचे ही क्यों मरते हैं? ये काला कारनामा मेरी आंखों के नीचे ही क्यों करते हैं? कोई मुझे बताए कि कब तक ये लोग मेरे सहारे अपनी नवैया खेते रहेंगे। कोई मुझे बताए कि कब तक ये लोग मेरे सहारे अपनी नवैया खेते रहेंगे। अरे कब तक अंडर टेबल बोल बोल के मेरे नाम का सहारा लेते रहेंगे? अगर मेरे नीचे ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मैं किधर जाऊंगी। एक दिन यहीं सबके सामने लड़खड़ा के बिखर जाऊंगी, लड़खड़ा के बिखर जाऊंगी, लड़खड़ा के बिखर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई गुप्ता जी, आज तो पता नहीं क्या खा कर आए हैं आप। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कविताओं के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल शिकायत हो तो हमें ईमेल करें jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए बिट्टू बाबा की तरफ से सायोनारा। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic.